अगर आप जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के अनुसार दूसरे टॉपिक पाषाण कालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को यह अंदाज़ा हो जाएगा कि इस चैप्टर से आपको कैसे सवाल देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने सामाजिक अध्ययन का जो पहला टॉपिक है इतिहास जानने के स्रोत, उस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो दूसरा टॉपिक है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQs, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यूपी जूनियर की जो वैकेंसी आई है उसमें कैसे सवाल देखने को मिलेंगे। पहला सवाल यह है कि मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया। ध्यान दीजिए, आग का प्रयोग और आग की खोज दो अलग अलग चीज़ें हैं। आग के बारे में मानव को कब पता चला ये नहीं पूछा जा रहा है। आग का इस्तेमाल करना मानव ने कब सीखा। मानव को पहले ही पता था, जंगलों में आग वगैरह लगी हुई देखता था तो उससे दूर भागता था, यानी आग के बारे में पहले से ही मानव जानता था, लेकिन उसका इस्तेमाल कब शुरू किया तो नवपाषाण काल में सबसे पहले मानव ने आग का प्रयोग शुरू किया। यानी कि पुरा पाषाण काल में मानव को आग की जानकारी थी, लेकिन उसका प्रयोग इसने नवपाषाण काल में प्रारंभ किया। अच्छा, कृषि खेती मानव ने कब प्रारंभ किया तो ये भी नवपाषाण काल में ही किया। सबसे पहले किस चीज़ की खेती की तो जौ का उपयोग सबसे पहले किया था मानव ने। सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया तो वो था कुत्ता। कब बनाया था तो मध्य पाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया गया था। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया मानव ने तो तांबा का प्रयोग किया। ठीक है, तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया, लोहा नहीं, तांबा। आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों को किस धातु के बारे में नहीं पता था तो तांबा के बारे में पता था। तांबा और टिन मिला के कांसा बनता है, कांसा के बारे में भी पता था। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि लोहा के बारे में नहीं पता था। लोहा के बारे में कब पता चला उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिली। तो ये जो वक्राकार ईंटें हैं ये चनहूदड़ों से मिली थी सिंधु घाटी की सभ्यता में। अब देखिए, ये जो चनहूदड़ों है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इस स्थल की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी 1931 में हुई थी। 1931 में चनहूदड़ों की खोज होती है। कौन करते हैं N गोपाल मजूमदार। ठीक है, मजूमदार के द्वारा की जाती है। ठीक है, और इसके बारे में कुछ और चीज़ें आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि वक्राकार ईंटें मिली थी, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि अलंकृत ईंटें कहाँ से मिली तो कालीबंगा से अलंकृत ईंटें मिली थी। ठीक है, ये जो चनहूदड़ो है ये स्थल सिंधु नदी के बाएं किनारे पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा। अगला सवाल नहीं, ये जो सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं हैं उसके जो प्रमुख नगर है, ठीक है, वो किस नदी के किनारे है, इससे संबंधित कुछ तथ्य है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए, हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे या मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल से ममी और बंदरगाह के जो प्रमाण है वो मिले थे, ये बोगवा नदी के किनारे स्थित है। ममी समझते हैं ना,
मम्मी क्या होती है, लाश को संरक्षित जो किया जाता है वो मम्मी होती है। कालीबंगा, इसका अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ क्या है, काले रंग की चूड़ियाँ। यह राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पे है, घग्गर नदी के किनारे ये स्थित है। ठीक है, अमलानंद घोष ने 1952 में इसकी खोज की थी। ठीक है, यहाँ से क्या मिला, काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली थी। नहीं, काले रंग की चूड़ियाँ इसका अर्थ है। ठीक है, यहाँ से मिला क्या था, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोपड़ ये सतलुज नदी के किनारे स्थित है। आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे। कुड़ाल ये सरस्वती नदी के किनारे। बनवाली ये सरस्वती नदी के किनारे। चनहूधड़ो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित सभ्यता है। ठीक है, अब देखिए ये जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर हैं उनके खोजकर्ता कौन हैं, इससे क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने खोजी थी। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, ये राम लद्दाख लिख दिया है, राखलदास बनर्जी ने। लोथल ये रंगनाथ राव ने। कालीबंगा ये अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल ने 1952 में मैंने बताया ही है। बनवाली ये रविंद्र सिंह बिष्ट ने। रोपड़ ये यक्ष दत्त शर्मा ने। और चनहूदड़ो ये गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। चलिए इससे संबंधित कुछ और तथ्य वन लाइनर में आपको दिखा दूं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत का नाम अन्नागार है, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली। मोहनजोदड़ो की खुदाई में एक विशाल स्नान घर भी मिला था। स्नान घर यानी हम्माम। सिंधु सभ्यता वासियों के घरों के फर्श आमतौर पर कच्चे होते थे। सिर्फ कालीबंगा के कुछ पक्के फर्श के साक्ष्य मिले। ठीक है, कालीबंगा से क्या मिला, अलंकृत ईंट मिले, कृषि कर्म के साक्ष्य मिले और साथ ही साथ पक्के फर्श के भी साक्ष्य मिले। विश्व में सबसे पहले कपास की जो खेती है उसका श्रेय सिंधु घाटी के लोगों को ही जाता है। सिंधु सभ्यतावासी चावल और बाजरा की खेती करना भी जानते थे। चावल और बाजरा के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले, तो चावल और बाजरा के साक्ष्य लोथल से मिले। ठीक है, लोथल से ही ममी और बंदरगाह के प्रमाण भी मिले थे। लोथल एक ऐसा स्थान है जो सिंधु सभ्यता वासियों का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता वासियों का प्रमुख बंदरगाह क्या था, तो लोथल था। ठीक है, बनावली से हल के प्रमाण मिले। ठीक है, हल के प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि यह लोग हल चलाना भी जानते थे। और कालीबंगा की खुदाई में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। तो यहाँ पे एक सवाल और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते थे, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं, उसको हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी? तो जो मिस्र की सभ्यता है ना, वो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। अब देखिए किस नदी को मिस्र की सभ्यता का वरदान कहते हैं, या फिर क्वेश्चन यूं कहा जाए कि मिस्र की सभ्यता किस नदी का वरदान है, तो ये नील नदी का वरदान है। मिस्र की सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे क्या करते थे, तो उसे कहते थे बलि। ये कुल उपज का 1/6 यानी कि 1/6वां भाग होता था। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में जो कर लिया जाता था वो कितना लिया जाता था, तो कुल उपज का 1/6 भाग। ठीक है, जजिया के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ये मुस्लिम शासकों द्वारा मध्यकालीन इतिहास में आपने पढ़ा होगा, मध्यकालीन भारत में ये मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदुओं से लिया जाता था जजिया कर। चलिए आगे बढ़ें।
हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, तो लोहे का प्रयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोगों को लौह धातु की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा काल में मुख्य धातु कांसा थी, यानी टिन और तांबा का मिश्रण, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। लोहे के प्रथम प्रयोग का साक्ष्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, लोहे के प्रथम प्रयोग का जो साक्ष्य है वो अतरंजी खेड़ा यानी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश से सबसे पहले लोहे का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व की है। चलिए आगे, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितने बार उल्लेख हुआ है? तो गंगा नदी 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती थी? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि जो जूनियर हाई स्कूल की जो भर्ती परीक्षा होने वाली है यूपी में, उसका जो दूसरा चैप्टर है पाषाणकालीन संस्कृति, ताम्र पाषाणिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति, इस चैप्टर से आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जानता हूँ जितने भी सवाल मैंने कराए वो इनफ नहीं है आपके लिए। ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आप लोगों को ये आइडिया हो जाए कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तीसरे चैप्टर यानी कि अगला जो चैप्टर है इससे संबंधित कल हम लोग आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सवाल तीसरे चैप्टर यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत से संबंधित कैसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।